हेलो नीट एक्सपीरियंस कंसेप्ट ऑफ नीट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन और सेल साइकिल। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के जो टॉपिक्स हैं आप देख सकते हो, एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। इसमें कि आपको एनसीईआरटी के हाइलाइट्स भी मिलेंगे, एनसीईआरटी के ये टॉपिक्स आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक्स कब क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंस पॉइंट आपको समझ में आएगी। मतलब कि आपको हाईलाइट्स के साथ मेरा एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। कुछ एडेड पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हो, वो एडेड पॉइंट भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस चैप्टर को सिर्फ एनसीईआरटी से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनफ है एग्जाम में आने के लिए, वो सारे टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको इससे ज्यादा कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस चैप्टर को, यहाँ पे लेक्चर को अच्छे से देखो, और ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। कंप्लीट वन लेक्चर में आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बात समझेंगे कि सेल का डिवीजन एक्चुअल में होता क्यों है। ठीक है, तो सेल का डिवीजन जो जनरली सेल डिवाइड होता है वो माइटोसिस प्रोसेस होता है, और माइटोसिस जो टर्म है वो फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं कर्ण प्लाज्म थ्योरी। कर्ण प्लाज्म थ्योरी हर्टविग ने दिया था। ये अभी तक नीट में नहीं पूछा गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है। कर्ण प्लाज्म थ्योरी या फिर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ये एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे देखो, हमें पता है कि एक सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके बाहर के वॉल्यूम को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, या फिर साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हो। तो साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियोप्लाज्म को बाहर करते हैं, इसलिए प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जनरली यहाँ पे न्यूक्लियस का वॉल्यूम एंड प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब ये वॉल्यूम हमें डिसाइड करना क्यों जरूरी है? तो ऑब्वियसली बात है कि इस वॉल्यूम के बेसिस पे सेल डिवाइड होगा या नहीं होगा ये डिसाइड होता है। जैसे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सो वी कैन सिंपली से दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन द वॉल्यूम ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म लिखा है, ये गलत है। तो सो यू कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोटोप्लाज्म रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कैन डिसाइड सेल विल डिवाइड और नॉट। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ ए स्मॉल सेल इज हाई। जब सेल स्मॉल रहता है तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है वो हाई रहता है। कहने का मतलब कैन नॉट डिवाइड। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ा हुआ रहेगा, हाई रहेगा, तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। ये कब डिवाइड करता है? तो इफ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज लो फॉर द बिग सेल, जब सेल बड़ा हो जाता है तब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम हो जाता है। आप समझ सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म का लेवल जब बढ़ेगा, क्योंकि अगर सेल बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का साइज ऐसा रहेगा, प्रोटोप्लाज्म का साइज बढ़ जाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म के साइज बढ़ने से कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहने का मतलब कि सेल अब डिवाइड कंडीशन में जाएगा। तो आप ध्यान रखो, सिंपल सा टर्म याद रखना है कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर हाई है तो सेल डिवाइड नहीं करेगा, और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर लो है तो सेल डिवाइड करेगा। पहला पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये अभी तक नीट में नहीं आया है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देन एक और कंडीशन है सरफेस वॉल्यूम रेशियो। तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो नाम से ही क्लियर है, सरफेस और वॉल्यूम का रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज मोर देन द सरफेस एरिया देन सेल वांट टू डिवाइड। क्या होता है? सिंपल सा टर्म है कि अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा मोर देन द सरफेस एरिया, तो उसका जो प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा और सेल डिवाइड होना चाहेगा। तो ये दो फैक्टर जो हैं सेल डिवाइड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये आपको ध्यान रखना है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सो द फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब आपको पहले ही पता होगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो 5 किंगडम में डिवाइडेड है। तो 5 किंगडम कौन से होते हैं? ऑब्वियसली बात है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमलिया। और उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड हैं वो सारे ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब जनरली लोग क्या समझ लेते हैं? प्लांट एंड एनिमल। ऐसा नहीं है, प्लांट और एनिमल नहीं है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी के सभी ऑल ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है, इवन द लार्जेस्ट एंड द स्टार्ट द लाइफ कैन सिंगल सेल। कहने का मतलब है कि जितने भी लार्जेस्ट एनिमल हैं, आप जैसे एलिफेंट हो, ब्लू व्हेल है, शार्क है, तो सबकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है? स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। और वो सिंगल सेल कौन सा होता है? तो सबके पास सिंगल सेल जो होता है उसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, एक जाइगोट होता है, जाइगोट मेल गैमीट और फीमेल गैमीट से मिलकर बनता है, और इसका डिवीज़न होता है और डिवाइड होकर बहुत सारे सेल बनते हैं, जिससे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। ये सारे पॉइंट आपको पता होगी। ठीक है, तो जितना भी, अगर मान लो कि जो भी बड़े ऑर्गेनिज्म है या छोटे ऑर्गेनिज्म है, जो भी है वो सभी के सभी किससे बने होते हैं? एक सिंगल सेल से, और वो सिंगल सेल एक जाइगोट होता है। और ओबियसली बात है, जाइगोट में अगर डिवीजन नहीं होगा तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनेंगे? हाउ ए सिंगल सेल देन गो ऑन टू फ्रॉम ए सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। ओबियसली बात है, जाइगोट में डिवीजन को क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, क्लीवेज। तो आपको ये पता होगा, क्लीवेज ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर पढ़ा होगा, तो क्लीवेज होने की वजह से बहुत सेल जो है जाइगोट बार बार डिवाइड होता है। डिवाइड होकर क्या बनाता है? उसके ब्लास्टोमेर्स होते हैं वो मोरुला बनाते हैं, मोरुला से ब्लास्टोसिस बनता है, ब्लास्टोसिस से गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ये सारे प्रोसेस सेल डिवीजन से ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल।
and indeed of all living organisms. All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell give rise to two daughter cell each time they divide. कहने का मतलब कि अगर सपोज मान लो ये एक सेल है और ये डिवाइड होकर दो सेल बनाया तो इसको बोलते हैं पेरेंट सेल, और ये जो सेल बने इसको बोलते हैं डाउटर सेल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सेल डिवाइड होता है उसको पेरेंट सेल बोलते हैं, डिवाइड होकर जो सेल नए सेल बनते हैं उसको डाउटर सेल बोलते हैं। दीज न्यूली फॉर्म डाउटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। ऑब्वियसली बात है कि जो डिवाइड होकर दो डाउटर सेल बने ये क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है ग्रो होंगे, और ग्रो होने के बाद फिर से ये डिवाइड होंगे और फिर से 4 सेल बनेंगे। ऐसे इनका ग्रोथ और डिवीजन कंटिन्यूसली होते रहता है। एंड देन गिव राइज टू ए न्यू सेल पॉपुलेशन एंड दैट इज फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड द डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंट सेल एंड इट्स प्रोजेनी। एंड अदर वर्ड यू कैन से दैट द साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ ए सिंगल cell to form a structure consisting of million of cells. Means कि you can say that the repeated cell division can form a multicellular organism, and this multicellular organism can consist or by grouping this forming tissue to organ and organ to organ system and organ system to organism. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये सब किससे बन रहे हैं, सिंगल सेल से ही बन रहे हैं, और सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बनने के लिए क्या चाहिए, सेल डिवीजन चाहिए। ठीक है, और ये सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होते रहता है, इस वजह से इसको क्या बोला, सेल साइकिल बोला। सो नेक्स्ट पॉइंट, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, ऑब्वियसली बात है एक सेल डिवीजन का साइकिल है, वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये होता क्या है इसमें, सेल डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। अब यहाँ पे समझना है कि एक टर्म है जीनोम। जीनोम क्या होता है, तो जीनोम कहने का मतलब ये ध्यान रखना, जीनोम जब भी आपको टर्म सुनने को आए तो उस ऑर्गेनिज्म का हैप्लॉयड सेट क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या है 2n है, ह्यूमन क्या है 2n है, कहने का मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि 23 इंटू 23, ठीक है, 23 प्लस 23 मीन्स कि 23 और 23 ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो एक सेट को हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉयड सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। और जीनोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल मेल गेमिट बना, तो मेल गेमिट में क्या आता है, एन ही आता है ना, मीन्स कि 23 क्रोमोसोम ही आते हैं, और यही 23 क्रोमोसोम जो है वो अगले जाइगोट बनेगा इसमें जाएंगे, मीन्स कि 23 फ्रॉम मदर एंड 23 फ्रॉम पेरेंट, एंड दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट। तो इसका क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जीनोम का फॉर्मेशन होता है, जीनोम का डुप्लीकेशन होता है, फिर उसके बाद सिंथेसिस ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल एंड इवेंचुअली टू डाउटर सेल, एंड टर्म इज द सेल साइकिल। ऑल थ्रू सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इन द कंटिन्यूअस प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस, ये सब प्रोसेस हम देखेंगे कि सेल साइकिल में क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे सेल जो है वो डिवाइड करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दीज इवेंट आर देमसेल्फ अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। जो सेल डिवीजन होता है, सेल साइकिल होता है, ये जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में होता है। कीप इन माइंड, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली ये सेल डिवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लो कि अगर सेल ऑटोमेटिकली डिवाइड होने लगे और बार बार ये डिवाइड होते रहे तो यहाँ पे कैंसरस सेल बोलते हैं उसको। ठीक है, कि ये अपना प्रॉपर्टी लूज कर देता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस डिवाइड होता है, और कंटिन्यूअस डिवाइड होने की वजह से उसको क्या बोलते हैं, कैंसरस सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक जेनेटिक कंट्रोल होता है सेल डिवीज़न, ये आपको ध्यान रखना है, एसर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला पॉइंट है फेज ऑफ द सेल साइकिल। एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इस एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इसको समझना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आगे समझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इस फेज को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ये एक पार्ट हो गया जिसमें कि डिवीज़न होता है, रियल डिवीज़न होता है, और आपको ये एक पार्ट दिख रहा है जिसमें कि डिवीज़न नहीं होता है लेकिन डिवीज़न के लिए प्रिपरेशन होता है, जिसको बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है, तो इंटरफेज, और इसको बोलते हैं एम फेज मतलब माइटोटिक फेज। ठीक है, तो इंटरफेज और माइटोटिक फेज में क्या डिफरेंस है, तो आपको ध्यान रखना है कि सेल साइकिल है, इसके दो सेल साइकिल के 2 मेन फेज होते हैं, एक तो इंटरफेज और एक एम फेज। एम फेज में रियल डिवीजन होता है, इंटरफेज में क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि डिवाइड करना है कि नहीं करना है, मतलब डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है। और यहाँ पे एक आप देखोगे जी नॉट फेज। ठीक है, तो जी नॉट क्या होता है, एक्चुअल में आप समझो कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये सेल जो है वो डिवाइड हुआ, 2 डाउटर सेल बने। ठीक है, तो यहाँ पे एम फेज पहले हम कंसीडर करते हैं, इस फेज को हम पहले कंसीडर करते हैं। तो एम फेज के बाद ये जो सेल नया सेल बना, नया डाउटर सेल बना, अब ये इसके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, या तो एक जी नॉट फेज में चला जाए,
जी नॉट फेज कहने का मतलब कि ये अब डिवाइड नहीं होना चाहता है, मीन्स कि इस सेल साइकिल से ये क्या हो जाए, एग्जिट कर जाए, ठीक है। अब ये डिवाइड नहीं करना चाहता, या फिर अब ये इसके पास और डिवाइड करने की एबिलिटी है और डिवाइड इसको करना है, तो ये दूसरे फेज में जाएगा जिसको बोलते हैं इंटर फेज, ठीक है, इंटर फेज। तो सबसे पहले यहाँ पे माइटोटिक फेज देखा, माइटोटिक फेज के बाद क्या आया, इंटरफेज। अगर डिवाइड करना है तो वो इंटरफेज में जाएगा, सेल प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है। प्रिपेयर्ड होने के बाद इसमें फिर से डिवीजन कैपेसिटी आएगी और प्रिपेयर होने के बाद ये फिर से यहाँ पे डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंटरफेज है, इंटरफेज एक प्रिपरेटरी फेज होता है जो डिसाइड करता है कि सेल कब डिवाइड होगा। समझ में आया क्या? अब ये जो इंटरफेज है इसके 3 पार्ट होते हैं, G1, S एंड G2, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि या तो सेल G0 में चला जाएगा और या फिर इंटरफेज में जाएगा। तो इंटरफेज के 3 पार्ट, G1, S और G2, और G2 के बाद फिर कौन सा फेज आएगा, M फेज आएगा। तो इस चीज़ को क्लियरली समझना है आपको। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि इंटरफेज और M फेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी हैं। ह्यूमन सेल जो कल्चर है वो एवरी 24 आवर पे हिट सेल डिवीजन होता है, मीन्स कि एक ह्यूमन सेल जो है वो मिनिमम कितने टाइम पे डिवाइड होगा, 24 आवर पे एक डिवीजन होता है, ठीक है, ये कीप इन माइंड। और जो ईस्ट होता है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ईस्ट जो है उसके पास जो एबिलिटी होती है सेल डिवीजन की, सेल साइकिल इज ओनली अबाउट द 90 मिनट, मतलब कि 90 मिनट में एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बना लेता है। ये डाटा सिर्फ याद रखो। सेल साइकिल के 2 फेज हो गए, इंटरफेज और M फेज। इंटरफेज अभी आपको मैंने बताया कि इंटरफेज यहाँ पे G1, S और G2। इंटरफेज को एक और नाम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। प्रिपरेटरी फेज मतलब प्रिपेयर हो रहा है कि वो डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, इसी वजह से इसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। और इसके 3 पार्ट होते हैं, G1, S और G2। अब यहाँ पे आप समझो कि ये है माइटोटिक फेज, ठीक है, मतलब कि M फेज है। अब इस M फेज के बाद में G1 फेज है, ठीक है। M फेज के बाद में G1 फेज है और इस M फेज के पहले G2 फेज है, ठीक है। तो इस वजह से G1 का एक और नाम है जिसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। एंड G1 जो है, सॉरी, G2 जो है, इस फेज को एक और नाम बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज, ठीक है। कीप इन माइंड कि इस M फेज के बेसिस पे G1 और G2 का अलग अलग नाम है, ठीक है। वैसे ही इसका S फेज जो है, S फेज को सिंथेटिक फेज बोलते हैं, सिंथेटिक फेज। तो सिंथेटिक फेज के बेसिस पे भी इस G1 का एक नाम हो जाता है जिसको बोलते हैं प्री सिंथेटिक फेज। वैसे ही यहाँ पे जो G2 है इसका एक और नाम हो जाता है, G2 का ऑब्वियसली बात है सिंथेटिक के बाद में है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज। कीप इन माइंड, अब G1 और G2 के आपको दो नाम आपको याद हो गए होंगे, सिर्फ नाम आपको ध्यान रखना है। G1 का पोस्ट माइटोटिक या फिर प्री सिंथेटिक, और G2 जो है वो प्री माइटोटिक या फिर पोस्ट सिंथेटिक। अब ये रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है, ये डायग्राम देखो और ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कौन से फेज का क्या नाम है। चलो फिर से पॉइंट पे आते हैं। अब हम इंटरफेज पहले कवर करेंगे कि इंटरफेज क्या होता है और इंटरफेज में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, M फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव माइटोसिस फेज। कहने का मतलब इंटरफेज क्या है कि ये इंटरफेज जो है वो माइटोसिस डिवीजन के बीच का फेज है। अब ये क्या होता है, इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन द ह्यूमन सेल। जो इंटरफेज होता है, यहाँ पे समझना है कि जो इंटरफेज होता है वो सेल साइकिल का अप्रॉक्स कितना पार्ट होता है, मतलब कितना टाइम इंटरफेज में जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया कि अगर एक सेल साइकिल को कवर करने में, एक सेल डिवीजन को कवर करने में 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन लगता है इन ह्यूमन सेल, ठीक है। देन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट द एन आवर, मतलब कहने का मतलब कि 24 आवर जो ह्यूमन सेल का डिवीजन है, मीन्स कि अगर एक सेल 24 आवर में डिवाइड होता है, उसमें से जो सेल का एक्चुअल डिवीजन है वो सिर्फ लास्ट आवर में ही होता है। मीन्स कि कहने का मतलब कि 23 आवर में वो प्रिपेयर होता है और 1 आवर में वो सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 आवर जो है वो माइटोटिक फेज है, ठीक है, और जो 23 आवर है वो इंटरफेज है, ठीक है। तो इंटरफेज और M फेज, इसका जो परसेंटेज है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95%, ये ध्यान रखना है।
क्या लिखा है, एग्जैक्ट डाटा याद रखना है, मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। जो एनसीईआरटी में डाटा लिखा है ना वही याद रखना है, ऐसा नहीं याद रखना है कि इक्वल टू 95%, लेस देन 95%। सो इंटरफेज इज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, कीप इन माइंड। और यही नीट में आएगा। तो ये हमें समझ में आया कि जो इंटरफेज है वो क्या है, एक प्रिपरेटरी फेज है, और इस प्रिपरेटरी फेज के बाद क्या आता है, एम फेज आता है। अब जो रियल डिवीजन होता है मीन्स कि 23 आवर क्या हो गया, 23 आवर ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो 23 आवर में ये इंटरफेज कवर किया, इंटरफेज का G1 और S फेज हुआ। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि G1 में क्या होगा, S में क्या होगा और G2 में क्या होगा। लेकिन जो 1 आवर है, इस 1 आवर में जो माइटोसिस होता है मीन्स कि रियल डिवीजन सेल होता है। अब इस रियल डिवीजन सेल में क्या होता है, तो इस चीज़ को समझो कि सपोज मान लो ये एक सेल है, इसके पास क्या एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, यूकैरियोटिक सेल होगा, ह्यूमन सेल तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म होगा, इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब होंगे। तो इस सेल को डिवाइड करने से पहले, इस सेल को कंप्लीट डिवाइड करने से पहले इसका जो डिवीज़न है ये 2 पार्ट में होता है। कौन सा, तो सबसे पहले जो होता है वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद जो कंप्लीट सेल डिवीज़न होता है। पहले क्या होगा, ध्यान रखो, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद कंप्लीट सेल डिवीजन होता है, मीन्स कि साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। तो ये जो एम फेज है, इस एम फेज के 2 पार्ट हो जाते हैं। कौन सा, एक तो न्यूक्लियस का डिवीजन जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और इसको बोलते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। यह आपको टर्म समझ में आ गया। सबसे पहले किसी भी सेल का डिवीजन होता है तो कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, कीप इन माइंड। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन मीन्स कि वहाँ पे डाउटर सेल का क्रोमोसोम, कैरियोकाइनेसिस एंड यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का डिवीजन बाद में होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इंटरफेज है, इंटरफेज के बारे में जो मैंने अभी पहले बताया वही पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरफेज थ्रू दिस इज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज एंड टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयर फॉर द डिवीजन बाय अंडरगो द बोथ सेल ग्रोथ एंड DNA रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर एंड इंटरफेज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 फेजेस। तो आपको ध्यान रखना है ये एक प्रिपरेटरी फेज होता है, इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं और इंटरफेज भी बोलते हैं। इसके 3 नाम हो गए, प्रिपरेटरी फेज, रेस्टिंग फेज और प्रिपरेटरी फेज, रेस्टिंग फेज और इंटरफेज। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने नोट किया है कि नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो फेज है वो माइक्रोस्कोप में हम नहीं देख पाते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। कि जब हम देखेंगे सेल को तो ये सेल जो है वो रेस्ट में ही दिखेगा, इसमें कोई डिवीजन टाइप, मूवमेंट टाइप चीज़ें नहीं दिखेगी, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। अब इसके 3 फेज G1, S और G2। तो G1 यहाँ पे गैप 1, इसका फुल नेम क्या है, गैप 1। S को सिंथेटिक फेज बोलते हैं और G2 को गैप 2 बोलते हैं, ठीक है। और इसके मैंने नाम बता दिए, पोस्ट माइटोटिक क्यों बोला, क्योंकि माइटोटिक के बाद में है, एंड प्री सिंथेटिक क्यों बोला, सिंथेटिक क्यों बोला, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सिंथेटिक फेज के पहले है। G2 का वैसे ही 2 नाम, प्री माइटोटिक एंड पोस्ट सिंथेटिक। चलो, जो NCERT में पॉइंट है इस फेज के बारे में वही आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में नोट किया, जैसे ये जो G1 है, इस G1 फेज का सबसे पहले कितना पार्ट होता है, अप्रॉक्स 42% होता है। कहने का मतलब कि ये जो इंटरफेज है, इस इंटरफेज के ही बारे में अभी हम बात करें कि अगर पूरे इंटरफेज 100% है तो इस 100% पूरे 100% में 42% जो होता है वो G1 फेज होता है। कीप इन माइंड, 42% G1 फेज। S फेज जो होता है वो 33% होता है अप्रॉक्स, एंड G2 फेज जो होता है वो 21% होता है, ठीक है। कीप इन माइंड। तो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्टेज जो इंटरफेस का वो G1 फेज है। ऐसा आपको अगर क्वेश्चन आया तो आप बता सकते हो। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट, कि जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो किस में डुप्लीकेट होते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल इन G1 फेज, ठीक है। S फेज में क्या होता है, तो S फेज में आपको ध्यान रखना है कि S फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है। ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है। तो ये जो DNA है इसका रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन कहने का मतलब कि ऑब्वियसली बात है DNA से DNA का बनना, DNA से DNA का बनने को रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियस में, अगर सपोज मान लो जो न्यूक्लियस में DNA है, मान लो एक सेल है, इस सेल के अंदर जो DNA है, इस DNA का कंटेंट जो है वो 2C है, ठीक है। तो आफ्टर रेप्लिकेशन इसका अमाउंट क्या होता है, डबल हो जाता है। डबल होने का मतलब कि 4C हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि S फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि DNA का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, DNA का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, S फेज में होता है, ठीक है। कीप इन माइंड। लेकिन आपको 2 चीज़ और ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है, S फेज में होता है। हिस्टोन
प्रोटीन का सिंथेसिस एस फेज में होता है, और सेंट्रियोल का डिवीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है और लोग भूल जाते हैं, क्या सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन जो होता है वो कौन से फेज में होता है, एस फेज में ही हो जाता है। G2 फेज में क्या होता है, तो G2 फेज अभी मैंने बताया कि ये इंटरफेज का 21% होता है। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, मैक्सिमम प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड मेनली डिवाइड इनटू हियर। मीन्स कहने का मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, G2 फेज में होता है। ठीक है, बाकी इसके माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को छोड़ के जो भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो कहाँ डुप्लीकेट होते हैं, G1 में। लेकिन एक और ध्यान रखना है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, एस फेज में, क्योंकि सेंट्रियोल पे तो सेल ऑर्गेनल्स है ना। ठीक है, तो कीप इन माइंड कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डुप्लीकेशन कौन से इंटरफेज में होता है। एनसीईआरटी के पॉइंट्स देखते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखता है, ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो ऑब्वियसली बात है, एक्टिव आपको ध्यान रखना है, सेल क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है एंड कंटिन्यूअस ग्रो होते रहता है। G1 में क्या होगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ होगा, बट डिड नॉट रेप्लिकेट द डीएनए। G1 में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। सिंथेटिक फेज, इसका नाम है सिंथेसिस, ठीक है, और इसका नाम जनरली आपको ध्यान रखना है किसके सिंथेसिस है, तो डीएनए का डुप्लीकेशन। मार्क द पीरियड ड्यूरिंग द डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ठीक है, इसलिए इसको सिंथेसिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, कहने का मतलब रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे डीएनए डबल अमाउंट में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखता भी है, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्ड, देन इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड टू 2C। अगर ये बोल रहा है कि रेप्लिकेशन होने से पहले, मीन्स कहने का मतलब कि एस फेज स्टार्ट होने से पहले कि अगर डीएनए का कम अमाउंट जो है वो 2C है, मीन्स कि G1 में डीएनए का अमाउंट कितना है, 2C है, तो जैसे ही एस फेज में आएगा वो डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, 4C। अब डीएनए का अमाउंट 4C हो गया है, तो आगे भी डीएनए का अमाउंट G2 में भी कितना रहेगा, 4C ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक बार डीएनए का अमाउंट बढ़ गया तो वो उतना ही रहेगा जब तक ये हाफ हाफ डिवाइड नहीं हो जाए। तो 4C से 2C कब होगा, वो हम देखेंगे कि एम फेज में होगा। कौन से एम फेज के भी कौन से फेज में होगा वो भी आपको ध्यान रखना है, वो बाद में डिटेल में मैं बताऊंगा। अभी आपको समझना है कि एस फेज में 2C से 4C होता है और उसके बाद G2 में भी 4C ही रहेगा। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर। कीप इन माइंड, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर G1 में 46 क्रोमोजोम है तो एस में भी कितने क्रोमोजोम रहेंगे, 46 क्रोमोजोम ही रहेंगे। सिर्फ इसका अमाउंट डबल हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है, सेम ही है। और G2 में भी कितने रहेंगे, 46 ही रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, नीट में कई बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक, G1 में ऐसे दे देगा, G1 में 46 क्रोमोजोम है, तो बताओ एस में कितने क्रोमोजोम होंगे और G2 में कितने क्रोमोजोम होंगे। तो क्रोमोजोम, यहाँ क्रोमोजोम का नंबर डबल नहीं होता है, क्रोमोजोम का नंबर क्या होता है, सेम ही रहता है एस फेज में। क्या चेंज होता है, तो अगर मान लो कि ये 2C है, 2C अमाउंट है और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है, 2N है, तो एस फेज में क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा और नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो 2N का 2N ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही फिर G2 में क्या हो जाएगा, तो G2 में 4C अमाउंट अगर डबल हो गया तो डबल ही रहेगा और नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या रहेगा, 2N ही रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम G1, S और G2 में सेम रहता है और अमाउंट जो होता है एस फेज में डबल हो जाता है और एस फेज में एक बार डबल हो गया तो G2 में भी डबल ही रहेगा। ये ध्यान रखना है। Next point, there is cell had haploid or diploid number of chromosome at G1. After S phase, the number of chromosome remain the same in 2N. ये भी मैंने बता दिया आपको कंसेप्ट, तो ये अगर समझ में आ गया होगा आपको कि G1 में क्या होगा, G2 में क्या होगा और S में क्या होगा। The most important point, in animal cell during S phase, DNA replication begin in the nucleus. कीप इन माइंड, इन एनिमल सेल की बात हो रही है। एनिमल सेल में ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। ऑब्वियसली बात है, जो मैंने यहाँ पे बताया कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेज में होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि सेंट्रियोल कहाँ होता है, एनिमल सेल में ही होता है। तो एनिमल सेल के सेल डिवीजन में सेंट्रियोल का डिवीजन कहाँ होगा, वो ऑब्वियसली बात है वो एस फेज में होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, ये बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि एनिमल सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कौन से फेज में होता है, इंटरफेज के एस फेज में होता है। During G2 phase, protein synthesis and preparation for mitosis while cell growth continue. Keep in mind, ये बहुत सिंपल पॉइंट है और ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो आपको सोचना है, समझना है। हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो इन देयर लाइफ। ऑब्वियसली बात है, प्लांट और एनिमल जो हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, तो प्लांट आपने देखा होगा कि प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रो होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है, इसलिए ये लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं। प्लांट क्या करते हैं, लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं। लेकिन ह्यूमन में आपने देखा होगा कि ह्यूमन में एक सर्टेन टाइम तक ग्रोथ होता है, क्योंकि हर एक ह्यूमन का जो हाइट है वो फिक्स्ड है ना, 6 फीट लंबा है, कोई 5 फुट लंबा है, कोई 4 फुट लंबा है, तो वो ह्यूमन के जो साइज है, लेंथ है, वो फिक्स्ड है। क्यों, क्योंकि जो इनका डिवीजन है वो
वो डिवीजन एक सर्टेन टाइम तक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या कि ये जेनेटिकल कंट्रोल करता है ह्यूमन में कि डिवीजन वो कब तक होना है और कब तक नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है इसमें, डू ऑल सेल इन प्लांट डिवाइड द टाइम? इसका आंसर आपको ऑब्वियसली बात है, अगर आप एनाटॉमी ऑफ प्लांट पढ़े होगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे प्लांट के सारे सेल डिवाइड नहीं होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं वही सेल क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल बार बार डिवाइड करते हैं। परमानेंट टिश्यू है जो वो डिवाइड बार बार नहीं करते। परमानेंट टिश्यू एक बार बन गए तो वो दोबारा डिवाइड नहीं करते। कौन से सेल डिवाइड करेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वही डिवाइड करते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक ऑल सेल कंटिन्यू टू डिवाइड इन द ऑल प्लांट एंड एनिमल? ऑब्वियसली बात है नहीं। जितने भी प्लांट, अभी मैंने बताया कि प्लांट सेल में कुछ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है सिर्फ वही डिवाइड करते हैं। एनिमल में भी सारे सेल डिवाइड नहीं करते हैं। एनिमल में भी फॉर एग्जांपल जैसे मान लो स्किन का है, अगर स्किन डैमेज हो गया तो स्किन डिवाइड होगा, ठीक है। या फिर रिप्रोडक्शन के लिए जर्म सेल डिवाइड होगा। तो सारे सेल डिवाइड नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल ही डिवाइड करते हैं, बाकी दूसरे सेल डिवाइड नहीं करते। कैन यू tell the name and the location of tissue having that dividing all their life in their higher plant, and do animal have the similar meristematic tissue? तो एनिमल के पास कोई ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता है जो लाइफ टाइम डिवाइड करे, ठीक है। कीप इन माइंड देयर इज नो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन एनिमल एंड इन प्लांट। अगर आपसे प्लांट में पूछ रहा है कि वो लोकेशन क्या है तो आपको उसका आंसर स्पेसिफिकली एनाटॉमी ऑफ प्लांट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीटली दिख जाएगा कि कौन सा सेल कब डिवाइड होगा और उस सेल का लोकेशन कहाँ होता है। सम सेल इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट सेल डिवाइड करता है क्या? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एक बार प्रिपेयर हो गया तो वो दोबारा डिवाइड नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सम सेल ऑफ एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली। अब ओकेजनली कौन से सेल डिवाइड करते हैं? फॉर एग्जांपल मान लो कि एक्सीडेंट हुआ, स्किन डैमेज हो गया तो स्किन डिवाइड होकर क्या बनाएगा? फिर से एक स्किन बना लेगा। कहने का मतलब ओकेजनली, जब जरूरत पड़ता है तब बनता है। नेक्स्ट टॉपिक, दिस सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर मान लो ये माइटोटिक फेज है, इस माइटोटिक फेज में 2 सेल बन गया। अब इस सेल के पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि या तो इस सेल साइकिल से बाहर चला जाए या फिर इंटरफेज में इंटर करे। तो इंटरफेज में कब इंटर करेगा? जब इसको डिवाइड होना होगा। लेकिन जब इसको डिवाइड नहीं होना होगा तो ये जी0 में चला जाता है, जिसको एग्जिट बोलते हैं। एग्जिट टू जीवन, मतलब ये कहाँ से एग्जिट होगा? जीवन से एग्जिट होगा। कीप इन माइंड, जीवन से एग्जिट हो जाएगा। डिवाइड फर्दर एंड एग्जिट जीवन फेज। कौन से फेज को एग्जिट करता है? जीवन फेज को एग्जिट करता है। और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि एम फेज को एग्जिट करता है। एम फेज को क्यों एग्जिट करेगा? जीवन फेज को एग्जिट करता है और जी0 में चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं या फिर क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं, और इसी को डिनोट करते हैं जी0 को। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेटिव अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर रिक्वायर्ड होगी तो ये जी0 फिर से जीवन में आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि अगर एक्सीडेंट हुआ, स्किन डैमेज हुआ तो स्किन का सेल ऑलरेडी जी0 में चला गया ना। लेकिन जैसे ही एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट सेल डैमेज होगा, डैमेज के बाद उसको डिवाइड करने की जरूरत होगी, ये जी0 फिर से जीवन में इंटर करेगा, फिर जीवन से एस में एंड एस से जी2 में, और उसके बाद फिर एम में इंटर करेगा एंड फिर इसके बाद किस में चला जाएगा? जी0 में चला जाएगा। तो ये सर्कल कंप्लीट होते रहता है। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। इन एनिमल माइटोसिस सेल डिवीजन ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। कीप इन माइंड, एनिमल में क्या होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। अब डिप्लॉयड सोमैटिक सेल किसको बोलते हैं? ऑब्वियसली बात है 2n है। एंड सोमैटिक सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मान लो जो ह्यूमन है तो ह्यूमन के पास आपको 2 सेल मिलते हैं। एक मिलता है जर्म सेल, ठीक है, और दूसरा मिलता है सोमैटिक सेल, ठीक है। तो जर्म सेल का काम क्या करता है? ये गेमिट फॉर्मेशन का काम करता है। तो गेमिट फॉर्मेशन जो है वो जर्म सेल करता है, और सोमैटिक सेल का गेमिट मतलब जो गेमिट नहीं बनाते उसको सोमैटिक सेल बोलते हैं, और जो गेमिट बनाते हैं उसको जर्म सेल बोलते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में क्या होता है? एलवेज माइटोसिस ही होगा। माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में एलवेज क्या होगा? माइटोसिस ही होगा, ठीक है। And against this, the plant can show mitotic division in both haploid and diploid. Keep in mind, plant में क्या होता है? अब plant cell है, obviously बात है, तो plant cell हैप्लॉइड भी होता है और डिप्लॉइड भी होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल के हैप्लॉइड में भी माइटोसिस हो सकता है और डिप्लॉइड में भी माइटोसिस हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एनिमल सेल के सोमैटिक सेल में अगर क्वेश्चन पूछे तो सोमैटिक सेल में ऑलवेज क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन। हमने प्लांट किंगडम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा होगा। एग्जांपल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द प्लांट किंगडम एंड आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीसीज एंड द स्टेज एट विच माइटोसिस इज सीन इन द हैप्लॉइड सेल।
सो नेक्स्ट टॉपिक है एम फेज। एम फेज कहने का मतलब कि माइटोटिक फेज। और आपको पता है कि एम फेज जो है वो सबसे पहले अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं एंड साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। देन दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो माइटोसिस फेज है, एम फेज है, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन कहने का मतलब क्या है कि सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम इज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन। मीन्स कि माइटोसिस डिवीजन होगा तो जैसे एक सेल है, एक सेल से कितने सेल बने, 2 सेल बने, ठीक है। तो ये जो 2 सेल बने तो इसको बोलते हैं पेरेंट सेल, जिससे डिवाइड होता है पेरेंट सेल, और इसको बोलते हैं डाउटर सेल, ठीक है। तो डाउटर सेल और पेरेंट सेल में यहाँ पे जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो माइटोसिस डिवीजन में ये अगर इसका क्रोमोसोम 46 है तो इसका क्रोमोसोम भी 46 एंड 46 ही होगा, ठीक है। अगर इसका क्रोमोसोम 23 होता तो इस डाउटर सेल का भी क्रोमोसोम 23 एंड 23 ही होता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। पहला पॉइंट याद हो गया, कैरियोकाइनेसिस पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा मीन्स साइटोकाइनेसिस, और माइटोसिस डिवीजन जो है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। जो कैरियोकाइनेसिस होता है ये फर्दर 4 स्टेज होते हैं इसके, और वो 4 स्टेज आपको ध्यान रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये सीक्वेंस वाइज होता है। मीन्स की कैरियोकाइनेसिस जो है इसके 4 स्टेज हैं। पहला कौन सा होता है, प्रोफेज, दूसरा कौन सा होता है, मेटाफेज, तीसरा कौन सा होता है, एनाफेज एंड फोर्थ कौन सा होता है, टीलोफेज, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इस प्रोफेज से पहले ये जो G2 है, G2 के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मान लेते हैं कि इसके पास जो अमाउंट था, जैसे G1 के पास कितना था, 2C था, ठीक है, और 2N था, तो ये इस फेज में क्या हो गया, 4C हो गया और 2N ही रहा, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम। G2 में क्या हुआ, 4C था और 2N ही रहा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। अब एम फेज में जाएगा तो एम फेज के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में ये जो कंडीशन है वो कैसा दिखेगा। तो अभी के लिए सिर्फ याद कर लो, ये जो डाटा मैंने लिखा है ये डाटा किस रेस्पेक्ट में लिखा है कि अगर G1 के पास क्या है, 2C है और N है, ठीक है, तो S में क्या हो जाएगा, 4C रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम N ही रहेगा, ठीक है। G2 में 4C रहेगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम N रहेगा, ठीक है। तो N के रेस्पेक्ट में मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 4C रहेगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम N ही रहेगा, ठीक है। मेटाफेज में भी 4C ही रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम N ही रहेगा, और एनाफेज में भी 4C रहेगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज में क्या होता है, डबल हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज में क्या होता है, डबल हो जाता है, और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4C और 2N, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ डबल होगा, एनाफेज में होगा। अमाउंट ऑफ DNA कहाँ डबल होगा, तो वो S फेज में डबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टीलोफेज में क्या होगा, तो टीलोफेज में ये जो अमाउंट है वो आधा हो जाता है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में आधा हो जाता है, एनाफेज के रेस्पेक्ट में। लेकिन इनिशियल अमाउंट आप देखोगे तो इनिशियल अमाउंट के बेसिस पे जो फाइनल फेज होता है उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनिशियल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर होता है, इसलिए तो इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। तो ये सिर्फ अभी ध्यान रखो, जब मैं अभी प्रोफेज बताऊँगा, मेटाफेज बताऊँगा, एनाफेज बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशन कैसे डेवलप होता है। अगर आप पहले से रिपीटर हो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम प्रोफेज पढ़ेंगे। प्रोफेज का हर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। प्रोफेज में यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने एक पॉइंट लिखा है, सेंट्रियोल नाउ स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द पोल। कहने का मतलब कि जैसे ये सेल है, सेल के पास ये न्यूक्लियस में जो भी चेंजेस होते हैं वो मैं बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे अगर मान लो ये एक पोल हो गया या ये एक पोल हो गया, ठीक है। तो सेंट्रियोल जो है, अगर मान लो सेंट्रियोल यहाँ पे है तो सेंट्रियोल एक पोल से दूसरे पोल की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रोफेज में सेंट्रियोल नाउ स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द पोल। अगर आप रिपीटर हो तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूँगा। प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस फॉलोड बाय द S एंड G2 फेज। ऑब्वियसली बात है, G2 फेज के बाद क्या आता है, सबसे पहला फेज आता है माइटोसिस का, वो है प्रोफेज। इन द S एंड G2 फेज the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined. Prophase is marked by the initiation of condensation of the chromosomal material. अब क्रोमोजोमल मटेरियल कहने का मतलब कि ये जो है, मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे DNA थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन कैसे, ये ऐसे कंडेंसेशन स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। ये क्रोमोजोम बनाने के जैसा कंप्लीट कंडेंसेशन नहीं होता है, कंप्लीट कंडेंसेशन होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट कंडेंसेशन नहीं होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, किसका, DNA का कंडेंसेशन। तो आपको ध्यान रखना है DNA का कंडेंसेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली बात है प्रोफेज में स्टार्ट होता है। द क्रोमोजोमल मटेरियल बिकम अनटैगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन एंड द सेंट्रियोल
important questions. Centriole, which had undergo duplication during S phase of interphase, now begin to move toward the opposite pole of the cell. ये टिक मार्क कहने का मतलब कि ये नीट क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पे टिक मार्क दिख रहे हैं वो सभी नीट में आए हुए क्वेश्चन है या आ सकते हैं। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। तो प्रोफेज के अंदर कौन से फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं? सो फर्स्ट, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेस, यहाँ पे डीएनए का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन द क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि क्रोमोसोम जो है वो कैसे दिखेंगे प्रोफेज में, 2 क्रोमैटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, ठीक है। जैसे मान लो ये एक क्रोमैटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमैटिड हो गया और ये जो बीच का सेंटर है इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 क्रोमैटिड जो हैं एक सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। ये प्रोफेज का है, ठीक है। प्रोफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड होते हैं। कीप इन माइंड, एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड? 2 क्रोमैटिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हो 1 क्रोमोसोम इक्वल्स टू 2 क्रोमैटिड, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड माइक्रोट्यूबुल, द प्रोटीनेशियस कंपोनेंट ऑफ द सेल ऑफ द साइटोप्लाज्म, प्रोटीनेशियस कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। कहने का मतलब क्या है कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो क्या बनेगा? ऐसे क्रोमोसोम बनेगा, ये क्रोमोसोम बनने लगेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम बनने लगेंगे। और यहाँ पे क्या होता है? स्पिंडल फाइबर बनता है, एस्टर रेज जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर रेज। ये जो एस्टर रेज है, ये एस्टर रेज किससे बना होता है? माइक्रोट्यूबुल का बनाता है। यहाँ पे देखो द माइक्रोट्यूबुल, ठीक है। कीप इन माइंड, जो एस्टर रेज है, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि ये जो सेंटर पे क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम से एस्टर रेज जुड़ा रहता है। ये एस्टर रेज माइक्रोट्यूबुल से बना था। माइक्रोट्यूबुल कहाँ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो माइक्रोट्यूबुल है वो प्रोटीनेशियस कंपोनेंट होता है और वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, जो हेल्प करता है इन द प्रोसेस, मीन्स कि एस्टर रेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस्टर रेज पहले किससे बना होता है? माइक्रोट्यूबुल से बना होता है। असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल कब स्टार्ट होता है? तो प्रोफेज में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द प्रोफेज, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, क्योंकि लेट प्रोफेज इसको बोल सकते हो। तो लेट प्रोफेज में क्या होता है? व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो जाएगा। तो आप ये डायग्राम से देख सकते हो कि ये अर्ली प्रोफेज है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये डीएनए दिख रहा है, डीएनए थ्रेड लाइक दिख रहा है। लेकिन जैसे ही ये लेट फेज में आया तो लेट फेज में ये डीएनए का क्या हो गया? कंडेंसेशन हो गया। अब ये कैसा दिख रहा है? एक्चुअल में ये ऐसा एक के ऊपर एक दिख रहा है, इस वजह से ये ऐसा आपको क्लियरली नहीं दिख पा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ है डीएनए का, कंडेंसेशन होकर यहाँ पे क्रोमोसोम बना है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, सबसे पहले आप ये बताओ कि ये सबसे पहले जो है 1 क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड कहाँ दिखेगा? तो यहाँ पे दिखेगा। सबसे पहले क्रोमोसोम कहाँ दिखेगा? क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ 2 क्रोमैटिड अटैच टुगेदर। ये क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पहले क्रोमोसोम कौन से फेज में हम देखेंगे? तो प्रोफेज में ही देखेंगे, ठीक है। और लेट प्रोफेज में आप देख रहे हो कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है धीरे धीरे क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है यहाँ से, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा तो आपको क्लियरली किस में दिखेगा? मेटाफेज में। कि ये जो मेटाफेज है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज बोलते हैं जिसको। ट्रांजिशन टू मेटाफेज क्यों बोला? क्योंकि ये प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज है। ट्रांजिशन टू मेटाफेज क्यों बोला? क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे कि एस्टर रेज का फॉर्मेशन होना, असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, जो कि स्पिंडल फाइबर से बने होते हैं। तो यहाँ पे लेट प्रोफेज के बाद एक स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। यहाँ पे देखो ये क्या है? सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट होकर अलग अलग पोल पे चला गया। अब ये सेंट्रियोल अलग अलग पोल पे कब जाता है? याद है अभी मैंने बताया आपको, सेंट्रियोल अलग अलग पोल पे कब जाता है? प्रोफेज में। अभी मैंने बताया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नाउ बिगिन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, ठीक है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कब हुआ था? ये जो सेंट्रियोल दो सेंट्रियोल दिख रहे हैं, ये सेंट्रियोल 2 कब बने? तो एस फेज में ही बने थे, ठीक है। अब डुप्लीकेशन के बाद यहाँ पे देखो इस सेंट्रियोल से ऐसे माइक्रोट्यूबुल जुड़े रहते हैं। ये माइक्रोट्यूबुल किससे जुड़े रहते हैं? सेंट्रोमियर से, ठीक है। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से ऐसे जुड़ जाते हैं।
तो ये जो माइक्रोट्यूबुल है ये किससे बने होते हैं? ऑब्वियसली बात है, माइक्रोट्यूबुल प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है और ये साइटोप्लाज्म में रहते हैं, उससे बने होते हैं। जब मेटाफेज में आएंगे तो मेटाफेज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि जितने भी क्रोमोसोम हैं वो एक प्लेट में अरेंज हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं, जिसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम बाद में अभी देखेंगे मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक। पहले हम प्रोफेज, तो प्रोफेज में आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। प्रोफेज में क्या होगा, सिंपल से समझो कि प्रोफेज में ये जो कंडेंसेशन है वो स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, पहले क्रोमोसोम प्रोफेज में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रोफेज से मेटाफेज में जाने के लिए ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज होता है, जिसमें कि आपको दिख रहा है कि जो क्रोमोसोम है, जहाँ क्रोमोसोम है अलग अलग ये पूरे सेल में फैले हुए क्रोमोसोम, वहाँ से स्पिंडल फाइबर उसके अटैच हो जाता है, इसको असेंबली बोलते हैं। तो ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज हो गया, आपको ध्यान रखना है। एंड देन मेटाफेज में क्या होगा, अब देखो मेटाफेज में ये सारे क्रोमोसोम जो हैं वो एक सेंटर पे अलाइंड हो गए, इस अलाइन को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो अगला फेज क्या है, मेटाफेज, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। ऑब्वियसली बात है, मेटाफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है एंड मार्क द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस। और सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस कौन सा होता है, ऑब्वियसली बात है मेटाफेज होता है। हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड बाय दिस द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे आर ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये ध्यान रखना है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कब कंप्लीट होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रोफेज में कंप्लीट होता है, नहीं। क्या लेट प्रोफेज में कंप्लीट होता है, नहीं। कंडेंसेशन कब कंप्लीट होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड इनटू द मेटाफेज स्टेज, और ये नीट में आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि बताओ कि सारे क्रोमोसोम कौन से स्टेज में दिखेंगे, क्लियरली कौन से स्टेज में विजिबल होते हैं। तो क्लियरली, और वो भी ऑल क्रोमोसोम, ठीक है, ऑल क्रोमोसोम कौन से स्टेज में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंडेंसेशन मेटाफेज में कंप्लीट हुआ है तो क्रोमोसोम कंप्लीट फॉर्मेशन तो मेटाफेज में ही होगा। ठीक है, तो दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली, क्लियर और सारे क्रोमोसोम कौन से फेज में दिखेंगे, तो वो आपको मेटाफेज में दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये क्वेश्चन पूछता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कौन से फेज में स्टडी करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जब कंडेंसेशन मेटाफेज में कंप्लीट हुआ तो सारे क्रोमोसोम जो हैं वो कंप्लीट किस में दिखाई देंगे, ऑब्वियसली बात है मेटाफेज में दिखाई देंगे। और मेटाफेज में दिखाई देंगे तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम तो भी तो मेटाफेज में स्टडी करेंगे ना। तो ये तीनों नीट में क्वेश्चन आता है। अगला पॉइंट है, एट दिस स्टेज मेटाफेज ऑफ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड। कीप इन माइंड 2 सिस्टर क्रोमैटिड से बना होता है। मेटाफेज का जो क्रोमोसोम होता है वो किससे बना होता है, मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमैटिड हो गया, ठीक है, दिस इज द 1 क्रोमैटिड एंड दिस इज द अनदर क्रोमैटिड, दिस इज द अनदर क्रोमैटिड। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये 23 पेयर और 23 पेयर, ठीक है, तो 23 और 23 जब इसको हाफ करेंगे तो यहाँ पे देखोगे ये दोनों क्या है, दोनों सिमिलर हैं, इस वजह से इसको क्या बोला, सिस्टर क्रोमैटिड बोला। ठीक है, तो मेटाफेज का जो क्रोमोसोम है, मेटाफेज आप ये जो क्रोमोसोम देख रहे हो, इस मेटाफेजिक क्रोमोसोम में ऐसे एक क्रोमोसोम रहता है, ठीक है, ये क्रोमैटिड हो गया और दूसरा क्रोमैटिड ये हो गया। तो एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड होते हैं और दोनों क्रोमैटिड कौन से होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। कीप इन माइंड, ये बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा है कि मेटाफेजिक क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर किसको बोलते हैं ये आपको पता होगा, ठीक है। द स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर इज कॉल्ड द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होता है, ऑब्वियसली बात है ये यहाँ पे सेंटर पे सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, और इसको कवर करने के लिए एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। कीप इन माइंड, इसको प्रोटीनेशियस कवर करता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने सेल में पढ़ा होगा, तो इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर बोलते हैं और इसी से एस्टर रेज जो होता है वो अटैच रहता है। ठीक है, तो ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा है कि एस्टर रेज किससे अटैच रहता है। ठीक है, इज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर। ये कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा है। बताओ जो एस्टर रेज है, एस्टर रेज वो क्रोमोसोम के कौन से पार्ट से जुड़ा रहता है, क्या सेंट्रोमियर से जुड़ेगा, क्या नहीं, सेंट्रोमियर को कवर करने वाले प्रोटीनेशियस डिस्क जिसका नाम क्या है, काइनेटोकोर है, इससे जुड़ा रहता है। सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर नहीं जुड़ा रहता है। कीप इन माइंड, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको ये पॉइंट समझना है कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ये काइनेटोकोर से क्यों अटैच रहता है, बिकॉज आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। क्योंकि ये जो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये अटैच्ड है सेंट्रोमियर से, ये क्या करेगा, ये अपने तरफ खींचेगा,
ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेगा और अपनी तरफ खींच के क्या करेगा, ये इसको एक सेंटर पे अलाइन कर देगा, ठीक है। और सेंटर पे अलाइन होने के स्टेज को क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। तो यही आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखेगा, द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाइज एट द इक्वेटर ऑफ वन क्रोमैटिड ऑफ द क्रोमोसोम of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to a spindle fiber from the opposite pole, and this condition is called the metaphasic plate। क्रोमोसोम के दो साइड काइनेटोकोर दिखेंगे, तो वन साइड का काइनेटोकोर वन पोल से जुड़ा होगा, दूसरे साइड का काइनेटोकोर दूसरे पोल से जुड़ा होगा, और ये दोनों आपस में एक तरफ क्रोमोसोम को खींचते हैं और खींचने के बाद इसको एक सेंटर पे अलाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम कौन से फेज में होगा, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर कौन से फेज में अटैच्ड होते हैं, कीप इन माइंड मेटाफेज, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट, क्रोमोसोम आर मूव्ड टू द स्पिंडल इक्वेटर, ठीक है। क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर and get aligned along the metaphasic plate through the spindle fiber to both pole। कौन से कंडीशन में होगा, ऑब्वियसली बात है मेटाफेज में ही मेटाफेजिक प्लेट दिखेगा। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेटाफेजिक प्लेट कब बनता है, ऑब्वियसली बात है मेटाफेज में ही बनेगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो एस्टर रेज है ये काइनेटोकोर से कौन से स्टेज में जुड़ता है। थर्ड स्टेज है जिसको हम बोलते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज हो गया। आपको दिख रहा है कि ये जो एस्टर रेज है, ये एस्टर रेज एक वन क्रोमैटिड को अपने तरफ खींचेगा और दूसरे क्रोमैटिड को ये एस्टर रेज खींचेगा। तो दोनों क्रोमैटिड को अपने अपने तरफ खींचेगा, तो अगला जो फेज आएगा जिसमें कि एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड दिखेगा, ठीक है, वो हम आगे समझेंगे। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम इज अरेंज्ड एट द मेटाफेजिक प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली। क्योंकि हमें पता है कि जैसे ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमैटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमैटिड हो गया, और एक एस्टरेज ऊपर जुड़ा हुआ है, दूसरा एस्टरेज नीचे जुड़ा हुआ है, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एस्टर रेज जो है वो अपनी तरफ खींचेगा एक क्रोमैटिड को, और ये एस्टर रेज जो है वो अपनी तरफ खींचेगा। दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, और ये स्प्लिटिंग साइमल्टेनियसली होती है। और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग कहाँ होगा माइटोसिस में, तो एनाफेज में होगा। तो अगला पॉइंट वही आपको दिखेगा। And two daughter chromatid, now referred as chromosome of the future daughter nuclei, and begin their migration toward the two opposite pole. And at the chromosome move away from the equator plate, the centromere of each chromosome is toward the pole, and hence leading to edge, and with the arm of each tailing behind. And anaphase is characterized by following: first, सेंट्रोमियर स्प्लिट, ऑब्वियसली बात है सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ। एंड क्रोमैटिड सेपरेशन, ऑब्वियसली बात है एक क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम के पास मैंने क्या बताया था, दो क्रोमैटिड हैं, तो दोनों क्रोमैटिड वो भी सिस्टर क्रोमैटिड है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये भी नोट कर सकते हो कि सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, कब, एनाफेज में, ठीक है। सेंट्रोमियर कब स्प्लिट होता है, तो एनाफेज में स्प्लिट होता है। ये दो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा बार इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया। क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल, क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ कब मूव करेंगे, तो एनाफेज में ही मूव करेंगे। क्योंकि देखो पहले मेटाफेज पे अरेंज थे, ठीक है, स्प्लिट हुआ तो क्या हुआ कि स्प्लिट हुआ तो ऐसे क्रोमोसोम दिखेगा। अब एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमैटिड है, तो ये ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड था पहले, लेकिन जब स्प्लिटिंग हो गया, एनाफेज आ गया, तो एनाफेज में एक क्रोमोसोम के पास वन क्रोमैटिड ही होता है। क्रोमैटिड ये कौन से स्टेज में होता है, एनाफेज में होता है। ये हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं, तो माइटोसिस के एनाफेज में वन क्रोमोसोम का मतलब होता है वन क्रोमोसोम हैज़ वन क्रोमैटिड। ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्वियसली बात है, जब हम पढ़ रहे थे कि एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड था, तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमैटिड है, तो जब ये दोनों मिल के रहते थे तो एक क्रोमोसोम काउंट होते थे। लेकिन जब ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, तो अब अलग अलग होने के बाद दो काउंट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गया, ठीक है। तो एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, वहाँ पे जो क्रोमोसोम है वहाँ पे कब, जब प्रोफेज और मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है, इस प्रोफेज और मेटाफेज के क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड है, ठीक है, दो क्रोमैटिड, कीप इन माइंड। प्रोफेज और मेटाफेज के क्रोमोसोम के पास एक क्रोमोसोम हैज़ वन क्रोमोसोम हैज़ टू क्रोमैटिड। लेकिन जैसे ये एनाफेज में आया, एनाफेज में यही
क्रोमोजोम्स स्प्लिट हो गया और 1 क्रोमोजोम हैज़ 1 क्रोमैटिड, ठीक है, 1 क्रोमैटिड, और इसी वजह से एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होता है, डबल हो जाता है, ठीक है, कीप इन माइंड। अब आता है लास्ट फेज। लास्ट फेज में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, ये एक न्यूक्लियस बनाएगा, ये एक न्यूक्लियस बनाएगा, और दो जब न्यूक्लियस बन जाएंगे तो कहेंगे क्या, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड। और जब 2 न्यूक्लियस बन जाएगा तो फिर ये सेल का साइटोप्लाज्म का डिवीजन की बारी आएगी। तो जब 2 न्यूक्लियस के बनने को क्या बोलते हैं, टीलोफेज, मीन्स लास्ट स्टेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स प्रोफेज इसको बोलते हैं। रिवर्स प्रोफेज क्यों, फेज में हमने पढ़ा था कि प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर होता है। और वैसे ही टीलोफेज जब कंडीशन आएगा तो टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के साथ साथ यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल बनने लगेगा और ये कंप्लीट न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना टीलोफेज का क्या मतलब है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। और रिवर्स ऑफ प्रोफेज में आपको पता है ये क्या क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस इज टीलोफेज एंड द क्रोमोसोम इज दैट हैव रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल कंडेंसेशन, तो यहाँ पे डीकंडेंसेशन हो जाता है, एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी लूज करने का क्या मतलब है कि सपोज मान लो हम काउंट करते हैं ना 11th क्रोमोजोम, तो 11th क्रोमोजोम अब 11th क्रोमोजोम रह जाएगा, ये क्रोमोजोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लूज देयर इंडिविजुअलिटी। ये भी ध्यान रखना है, डीकंडेंसेशन और लूज देयर इंडिविजुअलिटी ऑफ द क्रोमोजोम कौन से फेज में देखा जाएगा, टीलोफेज में देखा जाएगा। इंडिविजुअल ऑफ क्रोमोजोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, ऑब्वियसली बात है क्रोमोजोम नहीं देखा जाएगा, एंड क्रोमैटिड मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट इन मास इन द 2 पोल, ऑब्वियसली बात है दोनों अलग अलग पोल पे 2 न्यूक्लियस बनेंगे। एंड फीचर्स क्या है, तो फीचर्स ऑब्वियसली बात है, क्रोमोजोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। डिस्क्रीट एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है डीएनए बन जाएगा, क्या बनेगा, डीएनए बन जाएगा, मीन्स कि क्रोमोजोम जो शेप दिख रहा था वो क्रोमोजोम अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे डीएनए जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल, ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो फिर से बन जाएंगे और इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है, गोल्जी बॉडी है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी अपीयर हो जाएंगे। तो ये था यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हुआ। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या बोलते थे, न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते थे और कैरियोकाइनेसिस टीलोफेज में कंप्लीट हो जाता है। अब ये स्टार्ट होता है यहाँ पे सेल का साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। तो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न कैसे होता है वो आपको ध्यान रखना है, एनिमल में अलग होता है और प्लांट में अलग तरीके से होता है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स व्हाट, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज स्टार्ट इन द लेट एनाफेज। साइटोकाइनेसिस टॉपिक बहुत ही ईजी है, ऑब्वियसली बात है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो साइटोकाइनेसिस है एनिमल और प्लांट में डिफरेंट होता है। एनिमल में क्या दिख रहा है, एनिमल में लिखा है कि ए फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेंटर की तरफ मूव करता है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंटर की तरफ ग्रूव फॉर्मेशन करता है और ये सेंटर की तरफ मूव करते करते धीरे धीरे कट आउट हो जाता है, जो कि एनिमल में कंप्लीट, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, ठीक है। सेंट्रीपिटल क्यों बोला, क्योंकि ये जो मूवमेंट है, कट आउट है, वो सेंटर की तरफ हो रहा है, ठीक है, इसलिए सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस किस में होता है, एनिमल में होता है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में सपोज मान लो कि अगर यही सेल जो है वो प्लांट में, तो प्लांट में क्या होगा कि यहाँ पे सेंटर पे यहाँ पे मिडिल लैमेला फॉर्मेशन होता है। मिडिल लैमेला फॉर्मेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो, इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल। मीन्स कि यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जिसको बाद में मिडिल लैमेला बोल सकते हैं, ठीक है, और ये धीरे धीरे आउटसाइड बढ़ते रहता है, मीन्स के सेंटर पे फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और ये आउटसाइड बढ़ा। तो प्लांट में ये डिवीजन किसकी वजह से होता है, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मीन्स कि सेंटर से स्टार्ट होता है, आउटसाइड जाता है। एनिमल में वही चीज़ क्या होता है, पेरीफेरल से स्टार्ट होता है, सेंटर की तरफ जाता है, इस वजह से एनिमल में सेंट्रीपिटल बोलते हैं और प्लांट में सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारा पूरा कहानी पढ़ोगे तो आपको सेम चीज़ समझ में आ जाएगा। तो जो बीच में जो सेल वाल बना, सेल वाल फॉर्मेशन हुआ, वो सेल प्लेट कॉल्ड द सेल प्लेट, उसको बोलते हैं सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट भी बोलते हैं, सेल प्लेट। और यही सेल प्लेट बाद में जाके क्या बनाता है, मिडिल लैमेला रिप्रेजेंट करता है। मिडिल लैमेला क्या होता है आपको पता है, बिटवीन द वॉल ऑफ द 2 एडजेसेंट सेल, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स जो हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वो क्या होते हैं, तो वो जो जैसे ये डिवीजन स्टार्ट होगा साइटोप्लाज्म का, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया इधर आ जाएंगे, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया इधर, कुछ क्लोरोप्लास्टिड इधर आ जाएंगे, कुछ प्लास्टिड इधर। अगर एनिमल है तो एनिमल में प्लास्टिड नहीं होता है, मीन्स कि एनिमल वाले सेल ऑर्गेनेल जो भी रहेंगे वो कुछ इधर आ जाएंगे, कुछ इधर आ जाएंगे और दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म
कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। सपोज मान लो कि यहाँ पे न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस ही नहीं हो तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मान लो कि एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होते रह रहा है तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो नहीं रहा है और ऐसा कंडीशन कुछ सेल में होता है। ठीक है, उस कंडीशंस को बोलते हैं सिंसाइजियम। और सिंसाइजियम क्यों बोला, लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट इसका एग्जांपल है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन गया और साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो ये ध्यान रखना, सिंसाइजियम जो है यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो एक ही साइटोप्लाज्म है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। ठीक है, डिवीजन कहने का मतलब कि इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं बना है। ध्यान रखना, मीन्स कि एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस और सभी न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में हैं और ये एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं है। इस कंडीशंस को बोलते हैं सिंसाइजियम। और इसका एग्जांपल क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट। यहाँ पे मैंने प्लांट सेल का डिवीजन दिखाया गया है, जैसे बीच में सेल वाल फॉर्मेशन हुआ, आउटसाइड की तरफ मूव किया, इसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। बाद में ये क्या बनाएगा, सेल प्लेट बनाएगा और इसी सेल प्लेट को बाद में जब ये सेल डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो इसके बीच में ये मिडिल लैमेला की तरह एक्ट करते हैं। और इसका जो डिवीजन है वो सेंटर से स्टार्ट हो गया आउटसाइड गया, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। एंड फ्लेग्मोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ गोल्जी बॉडी एंड माइक्रोट्यूबुल। ये नीट में नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी ध्यान रखो, जो बीच में फ्लेग्मोप्लास्ट जो सेल वाल फॉर्मेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, गोल्जी बॉडी और माइक्रोट्यूबुल की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस, एक्चुअल में माइटोसिस क्यों होता है, जरूरत क्या है माइटोसिस होने की। जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिर्फ यही आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा नीट में नहीं गया है। तो एक एक लाइन मैं अभी आपको बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल में इससे ज़्यादा कभी भी नीट में नहीं आया है। सो द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर रिलेटेड टू द माइटोसिस इज द माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। मीन्स यू कैन सिंपली से दैट द माइटोसिस कहाँ होता है, डिप्लॉयड सेल में होता है जनरली। प्लांट सेल में मैंने अभी बताया कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में होता है, लेकिन अगर एनिमल हो तो उसमें, एनिमल सेल हो तो उसमें हमेशा डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में ही होता है। However, in some lower plant and in some social insect haploid cell also divide by the mitosis। और इसका डिवीजन आपको पता चलेगा कि जो हनी भी है उसमें डिवीजन होता है हैप्लॉयड डिवीजन। ठीक है, हैप्लॉयड सेल में डिवीजन होता है थ्रू द माइटोसिस। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एंड आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल वेयर यू शुड अबाउट द हैप्लॉयड और डिप्लॉयड इंसेक्ट। ठीक है, तो ये आप कमेंट करो कि इंसेक्ट जो है वो कौन सा इंसेक्ट। ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी बता दिया हनी बी, लेकिन हनी बी में कौन सा हनी बी के जो टाइप्स हैं, अगर आपने 12th क्लास पढ़ा है तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। अगर आप 12th क्लास में नहीं हो तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि वो 12th क्लास। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द डिप्लॉयड आउटर सेल एंड विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्पोनेंट। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्पोनेंट। कहने का मतलब कि ऑब्वियसली बात है पेरेंट और डाउटर का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है वो सेम ही रह जाता है। एंड ये किस लिए काम आता है, द ग्रोथ ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। And the next point, cell growth result in the disturbing in the ratio between the nucleus and cytoplasm। जो मैंने पहले बात किया था न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, वो रेशियो, ये जो रेशियो है ये डिस्टर्ब होता है। ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी बताया कि ज़्यादा होगा कम होगा तो डिवीजन होता है, ज़्यादा होगा तो डिवीजन नहीं होता है। देयरफॉर इट बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रीस्टोर इट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होगा। कैसा होगा अभी मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज द कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अगर ये बढ़ता है तो सेल डिवीजन नहीं होगा, अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम होता है तो सेल डिवीजन होता है। ठीक है, लेकिन जनरली याद रखना कि जो सेल जी नॉट में चले जाते हैं, जी नॉट में जाने वाले सेल जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है, ये हमेशा इस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जी नॉट में जाने का मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट होना। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट की वजह से हमारा सेल डैमेज होता है, तो वो सेल डैमेज रिपेयर होता है वो माइटोसिस डिवीजन की वजह से होता है। And then the next important point, the cell of the upper layer of the epidermis, obviously बात है that is the skin, and the cell of the lining of the gut and the blood cell are being constantly replaced and the mitotic division of the meristematic tissue। जो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एपिकल मेरिस्टेम है, लैटरल मेरिस्टेम, उसका डिवीजन माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसकी वजह से प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है। और आपको ध्यान रखना है किसकी वजह से होता है, तो एपिकल और लैटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है, क्योंकि इसमें जो माइटोसिस डिवीजन है वो कंटिन्यूअस होते रहता है और थ्रू आउट देयर लाइफ क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ होते रहता है। तो ये माइटोसिस के सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि कोइनोसाइटिक और सिंसाइजियम। तो जैसे अभी मैंने बताया कि सिंसाइजियम का क्या मतलब है, जैसे कोई एक सेल है, सेल के न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस, कंडीशंस आ जाता है मींस कि एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस है। ठीक है,
इस न्यूक्लियस के बीच में कोई कंपार्टमेंट नहीं बना है, इस वजह से इसको बोलते हैं सिंसाइजियम। लेकिन एक और कंडीशन होता है जिसके बीच में, मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, सिंगल सेल है, और इस सिंगल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए और इस न्यूक्लियस के बीच में कंपार्टमेंट बन गया। कोइनोसाइटिक में जो न्यूक्लियस है वो सेपरेटेड रहता है लेकिन सेल एक ही रहता है। कोइनोसाइटिक में न्यूक्लियस बहुत सारे रहते हैं लेकिन सेपरेटेड रहते हैं। सिंसाइजियम में सेल एक ही रहता है, न्यूक्लियस बहुत सारे रहते हैं लेकिन ये न्यूक्लियस सेपरेटेड नहीं रहते हैं, एक ही साइटोप्लाज्म में रहते हैं। यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के साइटोप्लाज्म हो जाए, कंपार्टमेंट बन जाता है ना, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखना है। अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में हम मियोसिस पढ़ेंगे और अगले पार्ट में मियोसिस कंप्लीट करेंगे, और ये वन शॉट लेक्चर का पार्ट 1 था।